औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में से एक है और आज हमारा टॉपिक है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसके अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी जो हमारे पास ये दी गई है और राइट हैंड साइड के ऊपर ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जितनी की मर्जी हो सकती है। इसी तरह राइट हैंड साइड पर ज़ीरो भी हो सकता है आपके पास और नॉन ज़ीरो भी हमारे पास हो सकता है। एक्सपोनेंशियल्स हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस हो सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर या इनके कम्बिनेशंस हो सकते हैं राइट हैंड साइड पर। उसके बाद ये इनिशियल कंडीशन जो सी है ये हमारे पास दी वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसके अंदर जो यहाँ लिखा होता है ये ज़ीरो की वैल्यू होती है और जो इधर लिखी हुई होती है वन, ये हमारे पास इसका ताल्लुक यहाँ जो लिखा हुआ होता है उसके साथ होता है। यानी वैल्यू ऑफ एट, इसको हम यूँ पढ़ेंगे कि आपके पास वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू वन। सिमिलरली हम इसको पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जो भी यहाँ लिखा होगा, इज इक्वल टू टू। ये हमारे पास है और इस सारे प्रॉब्लम को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का नाम देंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ये हमारे पास होगा। तो करने का तरीक़ेकार, ये तमाम लेक्चर्स जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस पे दिए जाएंगे उनमें से कोई एक मेथड जो है वो यहाँ पे पूछा जाएगा रैंडमली। उस मेथड्स में से किसी एक मेथड के साथ हम ये काम करेंगे। यानी ये जनरलाइजेशन है या रिवीजन है, आपके पास जितने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस के टॉपिक हम पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके अंदर फ़िलहाल जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो एक बड़ा सिंपल सा है। यानी ये हमारे पास डिफरेंशियल क्वेश्चन दी गई है, इसके अंदर से हमने इसको कन्वर्ट किया डी की फॉर्म के अंदर, वाई को बाहर लिख लिया और फिर इसके फैक्टर बनाए हमने। फैक्टर जो बने वो हमारे पास ये बने जी, फैक्टर जो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से बनते हैं, 3D के 2D प्लस टी। और उसके बाद फिर हमारे पास ये सूरत हाल आई, कॉमन लिए हमने। कॉमन लेने के बाद हमने फैक्टराइजेशन जो सी है बहुत दफ़ा हमने कर चुके हैं, लिहाजा इसको हमें करने की ज़रूरत फ़िलहाल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। डी प्लस वन और उसके बाद डी प्लस टू हमारे पास आ गया और डी इज़ इक्वल टू माइनस वन और d इज इक्वल टू माइनस टू हमारे पास आ गया। डिफरेंट रूट्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इसमें डिफरेंट रूट्स हमारे पास आए। हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकते हैं। चार पॉसिबिलिटीज़ हैं इस जगह आने की, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर या जनरल सोल्यूशन में। अगर राइट हैंड साइड पे ज़ीरो हो तो जनरल सोल्यूशन है, और अगर ये ज़ीरो ना हो यानी एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स कॉज एक्स की तरफ हम ज़्यादा रुझान रखते हैं, और उसके बाद ई रेज टू पावर 3x, ई रेज टू पावर माइनस 2x और साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, या इनके कम्बिनेशन यहाँ पर हों, तो ये फिर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखा जाता है। वरना जनरल सोल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर। ये जनरल सोल्यूशन का वर्ड आ गया। यहाँ पे आपके पास जो है वो चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपके पास डिफरेंट रूट्स आएंगे, या आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, या आपके पास इक्वल रूट्स आएंगे, या मिक्स्ड रूट्स आएंगे। तो फिलहाल डिफरेंट रूट्स हमारे पास हैं। हम इसके ऊपर पहले लेक्चर दे चुके हैं, तो लिहाजा जनरल सोल्यूशन हमारे पास ए ई रेज टू माइनस एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस टू एक्स हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर ये कंडीशंस हमने अप्लाई कर दी इसके अंदर। वाई, वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू वन। तो वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू वन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स ज़ीरो वाई वन। इसको लिखना हो या इसको लिखना हो, बात एक ही हमारे पास है। कहाँ रखेंगे हम इसकी सारी वैल्यूज़ को? ये दोनों वैल्यूज़ जो इनिशियल कंडीशन में दी होंगी, ये वैल्यूज़ को उठाकर हम इधर रख देंगे, यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास होगा। अगर यहाँ पे अदर देन ज़ीरो होता तो फिर वाई पी प्लस वाई सी के तहत हम जनरल सोल्यूशन लिखते। फिलहाल ये हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो इधर रखी जाएगी और एक इधर रखी जाएगी, e की पावर माइनस ज़ीरो, e की पावर ज़ीरो हमारे पास होगा, और y की वैल्यू वन जो है वो हम इधर लिख देंगे इस साइड पर। y इज इक्वल टू टू भी हो सकता है, फिलहाल ये वन है। y इज इक्वल टू माइनस वन हो सकता है, वन ओवर टू अंडर रूट हो सकता है, कुछ भी वैल्यू इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी जा सकती है। फिलहाल हम आगे चलते हैं जी इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने ये वैल्यूज़ जनरल सोल्यूशन के अंदर रखी। हमेशा जब भी हम वैल्यूज़ रखते हैं, हमेशा जब भी हम वैल्यूज़ रखते हैं वो जनरल सोल्यूशन में रखते हैं, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में नहीं, जनरल सोल्यूशन के अंदर हम रखते हैं। दोनों वाई सी प्लस वाई पी अगर हो, अगर वाई पी ना हो तो फिर हम इसी को जनरल सोल्यूशन मानते हैं। तो फिलहाल एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई एक्स की वैल्यू ज़ीरो, अगर यहाँ वन होता तो वन रखते हैं। जो भी होगा, जो यहाँ पर होगा, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई रखेंगे।
उसके बाद फिर e की पावर 0 जो कि 1 होता है, और e की पावर जब यहाँ पर 0 बन जाएगा जो कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और ये जो y है ये हमारे पास यहाँ से हासिल हुआ, y इज इक्वल टू 1। a प्लस बी एक इक्वेशन आपके पास हासिल हो गई, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन जिसका नाम हमने 1 रख लिया। अब दूसरी इक्वेशन कैसे मालूम होगी कि दूसरी इक्वेशन हमने काम कैसे करना है, तो इसका जवाब हमारे पास ये है कि हमारे पास इसके अंदर ये बताएगा जो इनिशियल कंडीशन दी हुई। इनिशियल कंडीशन के अंदर एक और चीज़ दी हुई है जो कि है वाई डैश, वाई डैश। तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना पड़ेगा हमें जनरल सॉल्यूशन का। तो जनरल सॉल्यूशन का फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर यहाँ सेकंड डेरिवेटिव होता है तो सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते, थर्ड होता है थर्ड, लेकिन अब सारे मालूम करते जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें इसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए हमने हमेशा जो है वो इसका जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि इसको मालूम करने के लिए तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। और फिर चूंकि जब तक डेरिवेटिव नहीं होगा वाई डैश की वैल्यू पुट नहीं की जा सकती, तो लिहाजा हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे। अब ये इसकी वैल्यूज़ को रखने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो लेते हैं जी इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या कहते हैं, क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव और ई रेज़ टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव। ये तो हो गया y का डेरिवेटिव वाई डैश जनरल फॉर्म, और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये होगा माइनस और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो कि -1 आएगा। इसी तरह -2x का डेरिवेटिव, b तो इसमें कांस्टेंट है, तो -2 ई रेज़ टू पावर -2x एज इट, और -2x का डेरिवेटिव -2 जो कि हमने यहाँ लिख दिया -2। अब हम आते हैं जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं और कंडीशन अप्लाई करते हैं जो हमें गिवन थी। गिवन ये थी जी, सवाल के अंदर ये गिवन होगी। तो वैल्यू ऑफ वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2, यानी एक्स की वैल्यू 0 जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होती है, और उसके बाद वाई डैश 2 है हमारे पास, वो ये हमारे पास है। इन दोनों की वैल्यू 2 में सब्सिट्यूट कर देंगे, और 2 हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये है, इसके अंदर इसमें रखेंगे y डैश की जगह 2, तो ये 2 आ जाएगा, और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स की जगह 0, ये 0 आ जाएगा। -0 लिख दें या +0 एक ही बात है, और e रेज़ टू पावर माइनस 0 यहाँ पे भी आ जाएगा, और e की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2b से, 2b रह गया, a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रह गया। अब ये क्वेश्चन आ गई जी, -a -2b इज इक्वल टू 2 सिंप्लीफाई होने के बाद। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, यानी जब भी इनिशियल कंडीशन देंगे ना उसमें कांस्टेंट को मालूम करने की जगह लाजमी मिलेगी। कांस्टेंट मींस ए और बी, जो ये जनरल सॉल्यूशन में लिखे हुए थे ए और बी। जहाँ पे 10,000 भी होंगे आपके पास कांस्टेंट्स, तो वो इनिशियल कंडीशंस जो है जो सवाल करने वाला है वो ऐसी आपको कंडीशंस देगा जिससे ये ए बी दोनों मालूम होंगे। कैसे मालूम होंगे इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये दूसरी क्वेश्चन ये है जिसके साथ हमने काम करना है। ये दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है, इन दोनों को हम ऐसे ही हल करेंगे जिसका हम मैट्रिक के अंदर हल करते थे। कैसे कि ए को एलिमिनेट कर दें या बी को एलिमिनेट कर दें, 1 और 2 को ऐड कर दें, यानी ये 1 और 2 को ऐड कर दें हमारे पास 1 और 2 को, और उसमें से बी निकाल लें, या किसी नंबर्स को किसी ए को जो है एलिमिनेशन कर दें। मामूली सी बात है जिसका हम पहले करते थे। तो हम यहाँ पर इसको ये दो को मैंने दोबारा लिख लिया ताकि इसका व्यू जो है ना वो मेरे लिए बेहतर है, जो मैंने 1 और 2 निकाले थे। उसके बाद फिर मैंने इनको ऐड किया 1 + 2, तो ये दोनों जो से हैं आपस में कैंसिल हो गए, और बी जो था वो आपके पास क्या आएगा जी, बी आपके पास इसके अंदर बी आपके पास यहाँ पर माइनस बी आएगा, ये -b, और ये 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएंगे। तो b इज इक्वल टू -3, यानी कि b इज इक्वल टू -3 आपके पास आ गया जी, b इज इक्वल टू -3। अब इसकी वैल्यू किसी एक में सब्सिट्यूट कर दें, यानी b इज इक्वल टू -3, मैंने कहा जी आप इसको सब्सिट्यूट कर दें 1 में, आप चाहते तो 2 में कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें सब्सिट्यूट किया 1 में, तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास सब्सिट्यूशन करने के बाद b की वैल्यू -3, हमारे पास a इज इक्वल टू 4 आ गया।
A4 और B जो है वो हमारे पास -3। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने 1 में पुट कर दिया, आप जनरल सोल्यूशन जहाँ A और B मौजूद था, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका स्पेसिफिक कर्व आ गई जो कि हमारे पास वो कंडीशन से गुजरती है, ये कर्व जो गिवन है हमारे पास। अब हम आते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ, इनिशियल कंडीशंस की दूसरे सवाल की तरफ हम यहाँ पर आते हैं। उसके अंदर देखें ये कंडीशंस इसने कौन कौन सी दे रखी, कंडीशंस देखें। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप ज़रा गौर से देख लेना। ये हमारे पास इस तरह है, ये क्वेश्चन है और इसके जो राइट हैंड साइड पर ज़ीरो है, ये बड़ी अहमियत हमें लगता है। ज़ीरो हो सकता है, एक्सपोनेंशियल्स हो सकते हैं, e⁻²x, साइन हाइपरबोलिक 3x, साइन x cos 2x, और कोई पॉलिनोमियल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अदर देन ज़ीरो। तब भी हमने सवाल को उसी मेथड से करना है जो हमारे पास इससे पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड्स हम करते हुए आ रहे हैं। उन तमाम की रैंडमली जो सा है यहाँ पर एक्सेस होगी कि कौन सा मेथड आएगा। जब तक हमें वो मेथड नहीं आते हम ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं कर सकते। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ वाई और वैल्यू ऑफ वाई डैश, ये दोनों जो है वो 1 के इक्वलेंट है, यानी वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज आल्सो 1, ये 1 है जी हमारे पास। और उसके बाद वैल्यू ऑफ वाई डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 है। उसके बाद यहाँ पे एक डबल डैश लिखा हुआ है, ये डबल डैश हमारे पास, ये भी इसमें कंडीशन दी हुई, डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव, ये वर्डिंग में भी लिख सकता है, या d2y ओवर dx2 एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3e, यूं भी लिख सकता है। यानी ये भी कंडीशन, अब इसमें मोर देन 2 इनिशियल कंडीशन दी हुई। सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 जो ब्रैकेट में होगा, हमेशा याद रखें वो x होगा, और y डबल डैश इस साइड पर होगा। सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3e, ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये भी दिया हुआ है। यानी ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव, यानी इसको हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड डेरिवेटिव, इसको d3y ओवर dx3 भी लिख सकते हैं, f ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं, f ट्रिपल डैश और ब्रैकेट के अंदर 1, या f ट्रिपल डैश x लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे x वैल्यू ऑफ थर्ड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू e हमारे पास है। ये आपके पास चार कंडीशन जो सी हैं यहाँ पर दी हुई हैं। ये चारों कंडीशन में से आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर चारों कंडीशन जो हैं वो आपके पास यहाँ पर दी हुई हैं। 4 की बजाय 10 भी दे सकता है, लेकिन अक्सर औक़ात ये उतनी ही देता है जितने कॉन्स्टेंट्स आपके पास जनरल सोल्यूशन में आते हैं, उतनी ही कंडीशन देता है। यानी कि अब ये एक पहली कंडीशन ये हो गई, ये एक कांस्टेंट मालूम करने के लिए काम आएगी, ये दूसरे कांस्टेंट के लिए आएगी, ये तीसरे कांस्टेंट्स के लिए आएगी, y डबल डैश एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3e, ये एक और कांस्टेंट के लिए काम आएगी, फोर्थ कांस्टेंट्स। तो a b c आगे e के तहत काम आएगी। हमने इस तरह किया जी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, इसको यहाँ पे लिखा, और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आ गई d4 माइनस डी क्यूब, फिर इसमें से डी क्यूब कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले सकते हैं तो आप ज़रूर लें। तो डी क्यूब डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डी को डी माइनस 1 से मुराद, इसको भी 0 रख लिया, इसको भी 0 रख लिया, डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ 0 की बजाय 3 लिखा होता या 1 लिखा होता या अदर देन 0 होता, तो फिर हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। डी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 1 लिखा होता, डी क्यूब इज इक्वल टू 1, डी माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 0 को हम लिख सकते हैं कि या तो डी क्यूब 0 है, यानी दो नंबर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई कर लेने से दोनों में से एक 0 हो सकता है। देखें ये एक 0 या दूसरा 0 हो सकता है, या दोनों 0 होंगे तो जवाब 0 आएगा। फिलहाल ये हमारे पास है डी क्यूब इज इक्वल टू वो 0, तो डी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, फिर इसको इस d को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d माइनस 0, फिर इस दूसरे d को हम ऐसे लिख सकते हैं, तीसरे d को हम ऐसे लिख सकते हैं d माइनस 0, अभी भी ये d ही है। फिर इनको अलग-अलग कर दें आप, यहाँ पर इसको अलग कर दिया, यानी कि ये d माइनस 0 इज इक्वल टू 0, d माइनस 0 इज इक्वल टू 0, फिर इस d को d माइनस 0 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 प्लस 0 लिख दें, उसको उधर ले जाएं, या यहीं पे d माइनस 0 को d कर दें, एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। d इज इक्वल टू 0,
और ये D0 और ये 3 जीरोस हमारे पास आ गए। कहाँ से आए? वो 1 2 और ये 3 से, 3 टाइम्स 0 रूट्स एग्जिस्ट कर गया, जो कि इक्वल रूट्स में आएगा। और उसके अलावा एक रूट ये भी था हमारे पास, D = +1, तो वो हमने इधर लिख दिया। तो ये मिक्स रूट्स बन गए। ये 1 जो सा डिफरेंट रूट्स में आएगा और ये जो 3 0 हैं ये आपके पास इक्वल रूट्स में आएंगे। हमने इसी के तहत जो है यहाँ पर काम किया। अब हम जो है इक्वल रूट्स के ऊपर जानते हैं, हमने अपने पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, वरना आप दोबारा पढ़ लें कि इक्वल रूट्स को हम लिखते कैसे हैं। ये 3 टाइम्स है तो फिर हम इसकी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल तक लिखेंगे। अगर 10 होगा तो 9 डिग्री पॉलिनोमियल तक, अगर 5 होगा तो 4 डिग्री। फिलहाल ये 3 टाइम्स है तो इसको हमने सेकंड डिग्री तक, ये देखें, पॉलिनोमियल को लिखा। और e⁻0x ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये लिखा जाता है जिसका हमने लिखने का तरीक़ेकार पहले पढ़ा था कि जिस रूट्स को रिपीट किया जाता है उसको हम e⁻ में लिख देते हैं। और 1 को डिफरेंट रूट्स मानते हुए हमने इसका नाम E1 रखा, कॉन्स्टेंट्स को रखा, क्योंकि D नहीं रख सकते। D क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि D जो उनसे है इन सब में इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। इन सारी जगहों पर D जो है वो इस्तेमाल में है, हर जगह जो है वो आपके पास D है। तो हम कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रख सकते। D एक नोटेशन पहले यूज़ कर ली है तो अब दोबारा कैसे यूज़ करें? तो E1 जो है वो हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर e⁻0x को मैंने 1 कर दिया, जो कि उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर जो था वो ये आ गया। और चूंकि ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर 0 है, ये हम पहले पढ़ चुके। अदरवाइज आप दोबारा पढ़ लें इसे जाके, अगर नहीं पढ़ा। उसके बाद जी हम यहाँ पर ये हमने दोबारा लिख लिया जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास है। अब इसमें ये फैसला करना है कि कितने इसके डेरिवेटिव लेने हैं आपने, ये हमारे पास इस जनरल सोल्यूशन के। तो इसका जवाब ये है कि जितनी इनिशियल कंडीशंस में डेरिवेटिव आपको सवाल के अंदर दिए जाएंगे उतने ही हम इसके डेरिवेटिव लेंगे। अब सवाल में कितने डेरिवेटिव दिए हैं जी हमारे पास, यानी सवाल में कितने डेरिवेटिव्स हमारे पास दिए हैं, तो मैक्सिमम जो डेरिवेटिव सवाल के अंदर दिया है वो उसके मुताबिक जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो मैक्सिमम जो है इस सवाल के अंदर हमारे पास, ये वैसे इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं लेकिन जो मैक्सिमम आपने दिया है वो थर्ड डेरिवेटिव दिया है। ये थर्ड डेरिवेटिव, मैक्सिमम फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड है। तो लिहाजा 3 डेरिवेटिव इसके निकालेंगे, चाहे दरमियान में ये स्किप भी हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ये फर्स्ट ना दिया होता, सेकंड ना दिया होता, फर्स्ट ना दिया होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम आप उसकी तरफ तवज्जो रखा करें कि मैक्सिमम कौन सा हमारा। तो जनरल सोल्यूशन हमारा ये आ गया जी। तो आप इसको देखें जी यहाँ पर, इसके अब थर्ड डेरिवेटिव निकालने इसके। अब ये डेरिवेटिव के ऊपर एक असूल और याद रख लें कि इसके अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है अगर प्रोडक्ट रूल की ज़रूरत पेश आए, क्वोशंट रूल अप्लाई हो सकता है अगर उसकी ज़रूरत पेश आए, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्सिस फंक्शन के डेरिवेटिव, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, हाइपरबोलिक के फंक्शंस के डेरिवेटिव या लॉगरिथम के डेरिवेटिव, कोई भी आपके पास डेरिवेटिव का रूल अगर अप्लाई करना पड़ेगा थर्ड डेरिवेटिव हासिल करने के लिए, या फर्स्ट जो भी उसके अंदर सवाल में दिया है वो हम अप्लाई करेंगे। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है y डैश है, इसको y डैश a का 0 हो गया और b x का b आ गया, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2c1x हमने रख दिया क्योंकि c1 को हम कांस्टेंट मानते हुए आ रहे हैं। और इसको हमने e रखा है, ex हमारे पास, यानी e⁻x का डेरिवेटिव जो है वो ex ही है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने कांस्टेंट के नाम, हाँ जी यही रखे। ये हमारे पास e1 नहीं है, ज़रा इसे करेक्ट कर लें आप, ये सिंपल e है, यहाँ पे भी हमने e रखा है। और ये c जनसा है c1 रख दिया। अगर कोई जो है इसको कोई और नाम देना चाहे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि जी मैंने ये c1 इसलिए रखा था कि कोई ना इसको ई के साथ जो है ना मिक्स ना कर दे, और कोई मकसद नहीं था। इस ई को पढ़ने के बजाय वो इसको सी पढ़ ले, इस वजह से मैंने इसका नाम C1 रखा था कि C1। इसीलिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये वाला कांस्टेंट यहाँ पे C1 लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला इस पॉलिनोमियल का, और फिर उसके बाद सेकंड निकाल दिया। सेकंड का डेरिवेटिव कैसे होगा, ये इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा और
एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 2c1 रह जाएगा, और ई एक्स का डेरिवेटिव अगेन ई एक्स ही होगा, और ये कांस्टेंट साथ आ जाएगा। थर्ड, हमने थर्ड तक जाना था, तो ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव इसका ये 0 हो गया, और इसका हमारे पास ई एक्स वैसे ही रह गया, तो ई रेस्ट बाय ई एक्स आ गया। अब इन सब में कंडीशंस अप्लाई करनी है। जो हमने अप्लाई करनी है ये वाली कंडीशन, यानी हमने कंडीशन जो सी है फर्स्ट डेरिवेटिव की फर्स्ट में अप्लाई कर देनी है, सेकंड की सेकंड में अप्लाई कर देनी है, थर्ड की थर्ड में अप्लाई कर देनी है। तो फिलहाल ये हम जन से है यहाँ पर इसके अंदर ये वैल्यू, अब इसमें y है लिखा हुआ, y जन से है इन सब में, यानी 1 2 3 4 में आपके पास ये देखना है कि वो कहाँ लिखा हुआ। तो y जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे मौजूद है, और वो है हमारे पास इधर y। तो हम x को 0 y को 1 इसमें पुट कर सकते हैं, और कहीं नहीं पुट कर सकते, ना y डैश में, ना y डबल डैश में, ना y ट्रिपल डैश में। तो हमने x को 0 पुट किया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो y को वैल्यू जो है वो 1 रखी हमने, तो y इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, x 0 ये 0, तो ये हमने a वैसे ही लिखा गया, कांस्टेंट में वैल्यू पुट नहीं की जाती, और यहाँ पे e रेज टू पावर e x लिखा हुआ है, जिसको e 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको दोबारा व्यू कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसको हमने हल किया, e की पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो यहाँ सिंपल e रह गया, तो सिर्फ a प्लस e रह गया, a प्लस ई इज इक्वल टू 1, ये 1 हमारे पास आ गया। अब हमने इसको, ये सेकंड हमारे सवाल के अंदर इनिशियल कंडीशन है y डैश। अब हमने देखना है कि इन चारों में, यहाँ से लेके इन फोर्थ में, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इसमें y डैश कहाँ लिखा हुआ है, तो y डैश जो है वो इधर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि x को 0 यहाँ पुट करेंगे हम इसमें, और y डैश को हम 1, ये लिखा हुआ है y डैश 1, तो y डैश 1 को हम यहाँ पुट करेंगे, तो कर देते हैं जी वैल्यू पुट। तो y डैश इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास वैल्यू रखी हमने, y डैश इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो आंसर 1 आ गया, और b ऐसे ही आ गया, और x की 0 आ गया, और e रेज टू पावर 0 आ गया, ये 0 हो गया था, और b प्लस ई इज इक्वल टू 1। इसे हमने 2 डैश कह दिया, इसे 1 डैश कह दिया, बाद में इन सबको हल करेंगे। अब हमारे पास क्या कहते हैं ना, यहाँ पर हमने जो हल कर लिए वो y हल कर लिया, y डैश हल कर लिया, अब सिंपल जो रह गए वो हमारे पास 2 ही रह गए, और वो 2 ये थे, ये हमारे पास रह गए y डबल डैश और y ट्रिपल डैश, ये भी सवाल के अंदर गिवन है। तो हम देखते हैं जी यहाँ पर हल करते हैं इसे, और ये 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए। तो y डबल डैश हमने यहाँ पे हल किया, y डबल डैश हम यहाँ पे हल करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा व्यू हम जो है वो बेहतर कर लेते हैं ताकि ये सामने आ जाए आपके। y डबल डैश, ये देखें जी, अब हमने y डबल डैश, ये सवाल में गिवन था, x की वैल्यू 1 और y ट्रिपल डबल डैश की वैल्यू 3e, जिसको इस तरह लिखा जाता है, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, ये सारे को x इज इक्वल टू 1, y डबल डैश इज इक्वल टू 3e, ये वैल्यूज़ को हमने डबल डैश में पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ आ गया, और तो कहीं x है ही नहीं, 2c1 प्लस ई रेज टू पावर 1, और y डबल डैश जो है वो 3e जो है वो यहाँ लिखा गया, y डबल डैश 3e ये लिखा गया जी, y डबल डैश 3e हमने यहाँ पे पुट कर दिया जी इसके अंदर, y डबल डैश इसको यहाँ से उठाया और इधर पुट कर दिया, 3e है, ये c नहीं है, और e रेस्ट पावर x को हमने 1 पुट कर दिया, जो ये पुट कर दिया। उसके बाद इसे अब हमने हल करना शुरू किया, तो टारगेट हमारा जो है वो 2c1, इस 3 इसको जो है मूव कर दिया हमने राइट साइड पर, जिस तरह मर्जी कर लें आप, मैंने चलें इसको मूव कर दिया जी, इसको इसको दूसरी साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया, तो वो सूरत ये बन गई जी हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको 3 डैश मैंने कंसीडर कर लिया। बाद में मैं इन सबको हल करूंगा, जो मैंने ये डैशेस की क्वेश्चंस बना रहा हूँ, यानी 1 डैश है मेरी, ये बन गई, 2 डैश ये बन गई हमारे पास, इसी तरह 3 डैश मेरे पास ये बन गई। उसके बाद एक और डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, वो है थर्ड डेरिवेटिव। जितने डेरिवेटिव्स होंगे उतनी आपने जैसा यहाँ पे डेरिवेटिव लिए थे, यहाँ पर सारे डेरिवेटिव जो लिए थे वो आपने यहाँ पर लिए थे डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये डेरिवेटिव सारे लिए, जिसमें थर्ड डेरिवेटिव भी लिया हुआ है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम,
कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 ये लिखा हुआ, और y थर्ड डैश यानी थर्ड डेरिवेटिव e, यही बात हमने यहाँ पे लिख दी कि वैल्यू, अब इसकी वैल्यू जो है हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखा और ट्रिपल डैश e जो है वो यहाँ लिखा। तो ये वैल्यूज़ हम जब यहाँ इसमें पुट करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो ये आता है हमारे पास, ई स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई रेज़ टू पावर 1, फिर इसको डिवाइड कर दिया हमने, ई रेज़ टू पावर कैपिटल ई इज इक्वल टू ई ओवर ई इज इक्वल टू 1, ई की वैल्यू 1 आ गई थी। अब ई की वैल्यू 1 आई यहाँ से, अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जो ई की वैल्यू के साथ सॉल्व हो जाएंगी। तो हम देखते ये हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम e की वैल्यू 1 रखें, e इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास a की वैल्यू 0 हो जाती है। ये भी हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, इसको जहाँ मर्जी रख दें। मैंने 3 डैश में रखा जी इसको, आप चाहें तो इसको अलहदा भी कर सकते हैं, यहाँ पे रख दिया हमने, इधर चलें इधर रख लें, तो e यहाँ पे रखा, e की वैल्यू 1, तो 1 रखने पर ये रिज़ल्ट आया जी 3e माइनस ई और 2c1 2e, और इसको डिवाइड किया c1 2e ओवर 2 इज इक्वल टू e। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया, c1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, c1 की वैल्यू e आ गई। अब हम इसके अंदर बाकी वैल्यूज़ भी कांस्टेंट निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके पास 4 कांस्टेंट्स हैं तो मैक्सिमम 4 कंडीशन दी जा सकती है, मैक्सिमम 4 कंडीशंस आपको दी जा सकती हैं, जिसमें से अब हमने जो फाइंड आउट कर लिया वो एक ई मालूम कर लिया, दूसरा हमने C1 मालूम कर लिया, ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, C1 इज इक्वल टू ई। तो ये हमने ई और C1 इन दोनों को अब हमने 2 डैश में पुट किया। 2 डैश हमारे पास कहाँ है, वो ये रही 2 डैश। तो B इज इक्वल, इसमें C1 नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर होता भी तो हम रख देते हैं। फिलहाल ये मैंने ऐसे लिख दिया, अगर आपको स्टूडेंट सिंपल यही लिख देता पुट ई कैपिटल ई इज इक्वल टू 1 इन 2 डैश, तब भी सही होना था। जो वैल्यूज़ नहीं होती उनको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो नहीं करते जी हम सब्स्टिट्यूट। तो बी ई की वैल्यू रखी 1, तो यहाँ पे b प्लस 1 1 b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब b भी 0 आ गया, हमारे पास 3 कांस्टेंट मालूम हो गए, कौन कौन से, C1 मालूम हो गया, उसके बाद E मालूम हो गया कैपिटल E, ये हमारे पास मालूम हो गया, और B मालूम हो गया। अब सिंपल जो रह गया वो A रह गया। अब इन तीनों को यूज़ कर लें या किसी एक को यूज़ कर लें, यानी कि B C E में से तीनों यूज़ कर लें। मैंने एक को यूज़ किया, E को मैंने पहले क्वेश्चंस के अंदर पुट कर दिया A प्लस ई हमारे पास यहाँ पर आ गया a प्लस 1, a इज आल्सो 0, a 0 b 0 c 1 e इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू हमने इसमें रख देनी, इसको व्यू को हम बेहतर कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें जो है वो वैल्यूज़ हमने रख दी, जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रखी थी, ये सारी वैल्यूज़ हमने इस तरफ रख दी थी। तो यहाँ पर आपके पास इसमें A0 B0 C1 E ये जनरल सोल्यूशन, मैंने इसे दोबारा लिख दिया, इसका रेफरेंस करके भी आप कह सकते थे कि इन 1 जो भी इसका नंबर दिया हुआ है जो हमने शुरू में हल किया था, A को 0 रखा, ये 0 आ गया, B को 0 रखा और 0 आ गया, C1 को EX स्क्वायर आ गया और E को 1 रख दिया, 1 ब्रैकेट में EX आ गया, तो EX स्क्वायर प्लस EX आपके पास आ गया, EX स्क्वायर प्लस EX हमारे पास आ गया। ये इसका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया और ये एक ख़ास कंडीशन के तहत डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो गई। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम हल करते हैं जी एक और सवाल, जिसके अंदर आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो 0 नहीं होगी, कोई और आ जाती है। जिस तरह कि यहाँ पर अगर आप देखें इस सवाल के अंदर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इसके अंदर इसकी जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास है अदर देन 0 है। मैंने कहा था यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आ सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स आ सकता है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए एक्स कॉज ए एक्स आ सकता है, साइन हाइपरबोलिक आ सकता है। फिलहाल ये एक्सपोनेंशियल आ गए या उनके कम्बिनेशन आ सकते हैं। और इसमें चूँकि ये D2 है, ये देखें D2 हमारे पास है,
तो इट मीन्स कि इसके मैक्सिमम जो कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं इसके जनरल सोल्यूशन में वो ए और बी हो सकते हैं, यानी कि दो हो सकते हैं। अगर ये D6 होता तो इसके जो मैक्सिमम हमारे पास कांस्टेंट हो सकते थे वो 6 हो सकते थे। कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5, कैपिटल A6, अगर ये D⁻6 होता। इसी तरह बाकी तो उतनी ही इनिशियल कंडीशन हमें जो है उतनी चाहिए या उससे मिनिमम भी चाह सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 6 तक चाहिए अगर D⁻2 हमारे पास की जगह 6 होता। फिलहाल यहाँ D⁻2 है तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस हैं और उनको लिखने का तरीक़ेकार ये है। दोनों को वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह वैल्यू ऑफ y डैश, इसको dy/dx भी लिख सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके तहत काम करेंगे और अपने किसी प्रीवियस मेथड को जो हमने पढ़े हैं उनमें से किसी एक मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशन डिसाइड करते हैं y को इग्नोर करके तो हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन जो है वो यूं भी बन जाती है। मैंने इस दफ़ा डायरेक्ट लिख दिया, ये D+3 का होल स्केयर हमारे पास है, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखे, क्योंकि ये हमें जब रूट्स बनाने होते हैं तो फिर फैक्टराइजेशन बनानी ही पड़ती है। हमें ऐसा लिखना हमारे लिए बेहतर नहीं होता, हम इसको फैक्टराइजेशन ही बना के तभी हम इस रूट्स तक पहुंच जाएंगे। D=-3 इक्वल रूट्स हमारे पास हो गए। अब हम करते हैं जी, जब इक्वल रूट्स आ गए तो हम इसको लिख लेते हैं जी, जिस तरीके से हम पहले लिखते थे। लिखने का तरीक़ेकार इक्वल रूट्स के लेक्चर्स के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो -3 2 टाइम्स अगर करता है तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल बन गई a + bx e⁻³ ये हमारे पास लिखा जाएगा जिस तरह हम पहले लिखते हैं। 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगी और e⁻ में वो रूट्स आ जाएगा, जो रूट्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे -3 रिपीट हो रहा है तो x आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारा आ गया, यानी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का जवाब जो था वो मुकम्मल हो गया। याद रहे कि हम इस टाइम जो कर रहे हैं वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये हमारे पास है। उसके बाद एक चीज़ और हमारे पास अब YP करना है। YP का करने का क्या तरीका है, हमेशा की तरह वही है जो हम पहले करते थे। क्या करते थे कि हम सबसे पहले जो है ऑक्सिलरी इक्वेशंस को 1 ओवर करके लिखते थे इस सवाल के अंदर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम इसके अंदर जो है यहाँ पर लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमारे पास ये है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं, इसको या यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं, इसको 1 ओवर करके हम लिखेंगे। तो 1 ओवर, ये देखें ये हमारे पास लिखा गया, 1 ओवर हमारे पास इस तरह लिखा गया। और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे हम जो सवाल के अंदर दिया हुआ होता था राइट हैंड साइड पर। इसमें एक टर्म है, दो टर्म है, 10 टर्म्स हैं, इसमें साइन एक्स है, इसमें साइन हाइपरबोलिक है, इसमें कॉस एक्स है, कुछ भी है वो हम यहाँ पर लिख देते थे। यही तरीक़ेकार हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये लिखा गया जी YP। अब हम इसको हल करेंगे। जो कंडीशंस हैं वो हमेशा हम लास्ट के अंदर जाके अप्लाई करेंगे, लास्ट के अंदर हम जाके वहाँ पे अप्लाई करेंगे जो भी कंडीशंस हमारे पास लिखी गई हैं। तो हम देखते हैं जी आगे हम किस तरह, जिस तरह हम पहले हल करते थे। अब इसमें D की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, D की वैल्यू हमारे पास है 1 जो यहाँ होती है। तो D=1 हमारे पास लिखा गया, वो हम इस पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। जब भी हम करते हैं इसमें करते हैं D² + 60 + 9, इसमें D की वैल्यू 1 रखी तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। और 1/2 e⁻x एज इट आता है जैसा पहले आता था, और फिर इसको हमने हल किया तो ये 1/16 आ गया, और मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/32 आ गया। ये YP हमारे पास आ गया। अब जनरल सोल्यूशन YC + YP, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये है, ये जनरल सोल्यूशन है। इस जनरल सोल्यूशन को हमने यहाँ लिख दिया a + bx e⁻³ और YP यहाँ लिखा गया। लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो जनरल सोल्यूशन आया है अब यहाँ से इनिशियल का वैल्यू प्रॉब्लम शुरू होता है। जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आया है इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है। क्यों डेरिवेटिव लेना है, हमने ये देखना है कि इनिशियल कंडीशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो कितना है। तो हम देखते हैं जी अपने सवाल के अंदर कि मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है
वो इनिशियल कंडीशन के साथ हमारे पास कितना दिया हुआ है। तो हम सवाल में जब देखते हैं तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम है, फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम है, वाई डबल डैश नहीं है इसके अंदर, वाई ट्रिपल डैश नहीं है, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव। तो लिहाजा हम जनरल सोल्यूशन का हमेशा की तरह मैक्सिमम डेरिवेटिव जो मौजूद होगा इनिशियल कंडीशन में उसके मुताबिक लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जो है मैंने ये भी कहा था कि जी आप उसके अंदर तमाम रूल्स अप्लाई करेंगे जो आप डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अब इसका डेरिवेटिव इसको a प्लस बी एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, इसके अंदर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इसको मैंने u मान लिया और इसे मैंने v मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव लें जी हमारे पास y डैश का, तो y डैश का डेरिवेटिव जो है b की वैल्यू क्या आएगी जी हमारे पास, इसमें हमारे पास a तो कांस्टेंट होके 0 हो जाएगा, a 0 हो गया और उसके बाद बी एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो गया, ये 1 लिखा गया और v डैश एज इट लिखा गया जो कि हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस 3x आ गया। उसके बाद फिर हमने u एज इट लिखा, ये लिखा u एज इट और इसका डेरिवेटिव लिया ई रेज़ टू पावर माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव होगा -3 साथ आ जाएगा जो हमने इधर लिख दिया और ई रेज़ टू पावर माइनस 3x एज इट आ जाएगा जैसा हम डेरिवेटिव को जानते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। इन सब को यानी कि इसको हमने सबको जो है ना, और एक और बात है इसका भी तो डेरिवेटिव हमने लेना था इसका, तो इसमें ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया, कांस्टेंट 1/32 वैसे ही आ गया। अब इन सबको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी हमने इस सब को इसमें से ई रेज़ टू पावर माइनस 3x एक यहाँ है और एक हमारे पास माइनस 3x यहाँ पर है, इनमें से ये कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले मैंने इसे लिख दिया -3a और उसके बाद -3a आपके पास है। आगे हमारे पास क्या कहते हैं -3bx, नहीं इसको हम देखते हैं -3b, इसकी बजाय ना, हाँ नहीं इसको हमने -3a इधर लिखा और एक ये b लिख दिया, ये वाला b, ये b। अब उसके बाद ना यहाँ पर -3b आना था, इधर -3b, यहाँ पर -3b आना था क्योंकि आपके पास x हमारे पास मौजूद है, तो कर लेते हैं जी -3b x हमारे पास, तो -3 आपके पास यहाँ पर लिखा जाएगा -3x, तो -3x हमारे पास आ गया जी, -3x, ये याद रखना जी आप यहाँ पर। अच्छा जी -3x यहाँ पर आ गया, -3x इंटू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ई रेज़ टू पावर -3x और 1/30 ये वाला जो है वो एज इट आ गया हमारे पास है, क्योंकि इसने तो ई रेज़ टू पावर एक्स में तो चेंज ही नहीं होना, वो एज इट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आते हैं जी हम, हमारे पास ये हमारे पास आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पर, यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहाँ पर -3a आपके पास इधर पुट करना है हमने, तो y 0 ये आ गया और उसके बाद x 0 ये हमारे पास आ गया और e रेज़ टू पावर -3x वो 1 हो गया, e की पावर 0 1 होता है और यहाँ पर जब हमने पुट किया इधर 1/32, इधर सॉरी इधर पुट कर रहे हैं हम सारी वैल्यूज़ को, हम इधर पुट कर रहे हैं इसमें क्योंकि 1 में पुट करना है, तो ये रिजल्ट आ गया जी a इज इक्वल टू -1/32, यानी ये हमारे पास आ गया जी इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास कॉपी पेंसिल से आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा -3x। आगे हमारे पास क्या कहते हैं y डैश की वैल्यू पुट करते हैं, जो दूसरी कंडीशन है, ये y डैश 0 x 0 y 0 x 0 y 0, यहाँ पे रखेंगे y डैश की वैल्यू, इधर -3x है याद रखना, लेकिन वो इफेक्ट नहीं मुझे लग रहा हो रहा है, क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू जो 0 है यहाँ b की जगह यहाँ -3bx है, याद रख लेना, आप नोट कर लें कापी के ऊपर। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं जब x 0 और आपने इसके अंदर पुट की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो ये बन गया जी, x 0 ये -3x था वो भी वैसे 0 हो गया, -3a + b y डैश 0 ये 0 हो गया
उसके बाद ई रेस्ट पावर माइनस 3x 0 हो गया, और यहाँ पर ई रेस्ट पावर 0 0 हो गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो जनरल सोल्यूशन से फाइंड आउट किया था। उसके बाद फिर हमने इसे मुख्तसर किया और ए की वैल्यू -1/32 जो है वो पुट की यहाँ पर, और जब हमने वैल्यू पुट की तो माइनस की वजह से यहाँ प्लस आ गया, और बी जो था वो हमारे पास 1/32 आ गया। आगे हल किया तो ये -1/8 आ गया। ए और बी की वैल्यू हमने जनरल सोल्यूशन 1 के अंदर रख दी। आप जनरल सोल्यूशन को जो है वीडियो को बैक करके देख लेना। 1 को हमारे पास ए और बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये हमारे पास रिजल्ट आया इस स्पेशल केस के अंदर। लिहाजा ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने से पहले हमारे पास मैंने यहाँ पर एक मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश की है, क्योंकि हम तमाम सवालात नहीं कर सकते कि अगर किसी सवाल के अंदर आपका जनरल सोल्यूशन ये आए, यानी कि ये जनरल सोल्यूशन आया ये हमारे पास फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर अब डेरिवेटिव जो हैं वो मैक्सिमम कितने हैं, वो सबसे बड़ा डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव है। अब थर्ड डेरिवेटिव इसके लेने हैं, इस सारे के हमने जो है वो हमारे पास इस सब के डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव लेने हैं। अगर ये जनरल सोल्यूशन फॉर एग्जांपल आता है, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने करने हैं, तो अब हमारे पास इसके ऊपर आएगा ए एक्स के प्लस बी ई रेस्ट पावर 2x। इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा पहले डेरिवेटिव में, फिर दूसरी दफ़ा अप्लाई अगर होने की ज़रूरत पेश आए तो वो करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर x4 है, उम्मीद है कि ये 4 दफ़ा डेरिवेटिव लिया जाएगा, या 3 दफ़ा तो डेरिवेटिव लाजमी लिया जाएगा जो रिक्वायर्ड है। तो ये x4 जो है ये क्योंकि 4 डिग्री है तो ये तो ज़ीरो नहीं होता, फिफ्थ के ऊपर जाके ज़ीरो होगा। तो लिहाजा इसके अंदर भी 3 डेरिवेटिव और प्रोडक्ट रूल बार बार अप्लाई होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आपने करना नहीं है सवाल को, इसका व्यू बताना है कि आपको डेरिवेटिव लेने पड़े तो आप लेंगे वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक है, और कॉज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव जो है वो साइन हाइपरबोलिक है। कॉज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव में माइनस साइन हाइपरबोलिक लिखना गलत है। ये सिर्फ एक मैसेज था कि अगर डेरिवेटिव आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, तो हमें करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये हमारे पास यही लिखा है हमने इस जगह पर, देन यू टेक द डेरिवेटिव बाय रूल्स में यूज़ प्रोडक्ट रूल, कि प्रोडक्ट रूल आपको या कोशेंट रूल या एक्सपोनेंशियल रूल या पावर रूल्स, कोई भी रूल्स अप्लाई करके इसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मसला डेरिवेटिव पर आ सकता है। तो वो डेरिवेटिव आपको अच्छी तरह याद होंगे तो बात बनेगी, वरना नहीं बात बनेगी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास हमने ये किया है कि आपके पास ये सवाल दोनों करने की कोशिश करेंगे जी हम इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करते हैं जी। ये हमारे पास है D2, यानी इसको हल करते हैं जी। इसको हल करने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा D2 -4, और इसमें कंडीशन है वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6, और वैल्यू ऑफ y डैश एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है जी हमारे पास, यहाँ पे इन्फिनिटी है। डी स्केयर -4 इज इक्वल टू 0, और ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास आ गई ए स्केयर माइनस बी का स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई किया, और डी इज इक्वल टू -2, डिफरेंट रूट्स आ गए। और इसका डेरिवेटिव फिर हमने लिया, चूंकि इसमें y डैश है मैक्सिमम डेरिवेटिव। पहले क्वेश्चंस को हम हल कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स डेरिवेटिव लिखा, y डैश 2a ई रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव 2a ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 2b ई रेज़ टू पावर -2x। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। यहाँ पे 6 है, 1 2 3 नहीं, कुछ भी आ सकती है। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। तो हमने यहाँ पे पुट किया इसके अंदर, इसमें y की जगह 6 यहाँ पे पुट किया तो ये रिजल्ट आ गया, और इसके बाद 0, x की वैल्यू 0, तो ये रिजल्ट आने के बाद ये रिजल्ट आया a प्लस बी इज इक्वल टू 6। अब हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y डैश वैल्यू y डैश एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है समझाने का वो ये है, इसको हमने यहाँ पे लिखा, यानी यहाँ पर आपने लिखा इसको, तो आपके पास x इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाई इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 0 पुट किया हमने इधर 0। हम अपने रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, और x की जगह जो है वो हमने दो जगह x लिखा हुआ है हमारे पास,
तो दोनों जगह हम जो है यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, एक इस जगह रखा हुआ है, एक इस जगह रखा हुआ है, क्योंकि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है हमारे पास। जब हमने इन्फिनिटी रखा तो कंडीशन ये आ गई थी हमारे पास, और ये हमारे पास आ गई। अब e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो ज़ीरो हो सकता है, यानी कि ये हमारे पास इस कंडीशंस के अंदर, लेकिन e रेज टू पावर इन्फिनिटी जो है वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। तो लिहाजा इसका जवाब तो हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी इसका जवाब इन्फिनिटी आ गया और इसका जवाब जो था वो ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो एज इट आ गया। इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इज़ वेरी वेरी लार्ज नंबर। तो क्वेश्चन ये आई, ये लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो और ये राइट हैंड साइड इन्फिनिटी, के ज़ीरो और इन्फिनिटी आपस में बराबर होते हैं, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है कि ज़ीरो एंड इन्फिनिटी नंबर्स आर इक्वल। इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। लिहाजा कोई भी अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्या मैथमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें इक्वल साइन बैलेंस ना करे, जैसा यहाँ ज़ीरो और इन्फिनिटी, या वन, इधर वन हो जाता है इधर थ्री हो जाता है, तो वन एंड थ्री आर इक्वल, नॉट पॉसिबल। जीरो की जगह वन हो जाता है, इन्फिनिटी की जगह थ्री हो जाता है, तब भी ये फॉल्स होना था कि वन और थ्री इक्वल है। तो कोई भी ऐसी अनडिफाइंड सिचुएशन आ जाए तो हम कहेंगे कि सिस्टम कोलैप्स या कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो लिहाजा इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस दी थी वो गलत थी, लिहाजा ये हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अक्सर औक़ात ऐसा नहीं होता, याद रखना कि आप जो है ये समझें कि हर एक के अंदर सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल हमारे पास लिखा जाता है। अब एक और प्रॉब्लम की तरफ हम आते हैं जी। इसमें आपके पास ये डी स्क्वायर प्लस फोर और इसकी इनिशियल कंडीशन एंगल में दी गई, x इज इक्वल टू पाई बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, वाई डैश, और मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे वन दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस ज़ीरो को हल किया तो डी स्क्वायर माइनस फोर आया, और फिर हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया और हमारे पास डी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आयोटा हमारे पास लिखा गया। तो ये हमारे पास है, इसको हल करेंगे तो y हमारे पास यानी ये लिखा जाएगा जो हम पहले भी लिखते आए। ये देखें जी, ज़ीरो ई रेज टू पावर ज़ीरो एक्स, ये आप पढ़ लें लेक्चर्स को अगर आपने पहले लेक्चर नहीं पढ़ा। और ये टू जो है इसको हम इस तरह लिखते हैं, a cos 2x b sin 2x। तो हमारे पास चूंकि ये ज़ीरो था तो पर्टिकुलर सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जनरल सोल्यूशन ही, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन ही जनरल सोल्यूशन आ गया। अब उसके बाद इसी का हमने डेरिवेटिव लेना है। ये कैसे हमें मालूम हो रहा है, चूंकि ये y डैश है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो cos का डेरिवेटिव होगा cos 2x का माइनस टू, आगे a एज इट आ जाएगा sin 2x प्लस 2b cos 2x हमारे पास होगा। अब इनकी ये दो हमारे पास यहाँ पर आपके पास दो जो सी इक्वेशंस आ गई, एक वन और टू, और वन हमारे पास है वन और टू, इनमें ये कंडीशंस हम रखेंगे। पहली कंडीशन हमारे पास ये थी, ये कंडीशन पहले रखेंगे, x की वैल्यू पाई बाई टू, पाई बाई फोर और y की वैल्यू वन। ये दो पहली इक्वेशन जहां हमें y नज़र आएगा। अब y जो है वो सिंपल वन में नज़र आता है, टू में नहीं नज़र आता। तो y की वैल्यू वन, ये रखी जी वन, और x की जगह पाई बाई फोर, ये x की जगह पाई बाई फोर हमने यहाँ रखा और इधर रखा। तो सूरत हाल ये बनी जी, एंगल हमारे पास कॉस का, और पाई बाई टू हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पे भी पाई बाई टू हो जाएगा। कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, साइन 91 होता है, यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। इनकी वैल्यूज़ रखें, यहाँ ज़ीरो लिख देंगे, यहाँ वन लिख देंगे, और जो इक्वेशन हमारे पास हासिल होगी तो वो हम उसके मुताबिक इसको हल कर देंगे। फिलहाल तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर फ़ौरन ही ए की वैल्यू, एक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम होगी जो कि बी था, बी इज इक्वल टू वन। हमें सॉल्व करने की क्वेश्चंस की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। अगर हमें कांस्टेंट्स को हल करने के लिए कोई भी मेथड ए और बी सी डी ई क्रैमर रूल अप्लाई करना पड़े, या हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना पड़े, या हमें जो है गॉस जॉर्डन अप्लाई करना पड़े, या गॉस एलिमिनेशन अप्लाई करना पड़े, या कोई भी सिस्टम हमें अप्लाई करना पड़े जिससे हमें कांस्टेंट मालूम हो जाए, वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर जब ये कंडीशंस अप्लाई कर रहे होंगे। फ़िलहाल हमें ये फ़ौरन ही आ गया तो मुश्किल तरीका कभी इख्तियार नहीं करेंगे, यानी अगर जिसमें लेंथ जो है वो ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा हो में। अब हमने जो है इस दूसरी कंडीशंस को जो सवाल के अंदर दी हुई है,
फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, वाई डैश इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे हमारे पास सॉरी इसमें, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ रखा, ये 3 रख दिया, और एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 हमने इधर रखना है और इधर रखना है। जो सूरत ये बन गई -2a साइन पाई बाई 2 आ गया, और जब हमने यहाँ रखा तो कॉस पाई बाई 2, फिर इनकी वैल्यूज कॉस पाई बाई 2 0 साइन 91 हम यहाँ रखेंगे तो इस ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए रह जाएगा, तो ए इज इक्वल टू -2/3। यही हमारा क्या कहते हैं टारगेट था कि ए और बी को फाइंड आउट करना, यानी कांस्टेंट ए, ये वाला कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में लिखा हुआ था, ये जनरल सॉल्यूशन में ए और बी, इसमें दो इनिशियल कंडीशन दी हुई थी। अगर यहाँ पे ए बी सी ई एफ जी एच 100 कांस्टेंट होते तो आपके पास ये वाली जो कंडीशंस हैं, वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, इस किस्म की कंडीशंस भी आपके पास 100 होनी थी। जितनी आपके पास कम से कम 100 होनी थी, मैक्सिमम 100 होनी थी, एक आधी कम हो सकती है, वो किस एक ख़ास हालात के अंदर कम हो जाती है। फ़िलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, मैक्सिमम 100 होनी थी, तो बाकी फजूल होनी थी अगर और कंडीशन हमें दी जाती। अच्छा जी, ये अब हमारे पास इसमें ये आंसर हमारे पास आ गया। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का जो लेक्चर था वो हमारा एंड होता है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लेक्चर्स को बड़े गौर से सुना करें, आपके काम आएगा। और एक और ख़ास बात कि जितने भी हम यहाँ पे हायर ऑर्डर करेंगे या फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, या जितने हमने पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक हमने यहाँ पर सवालात किए हैं, उन सब सवालात के अंदर एक चीज़ को आप चेंज इजाफा कर दें अपनी मर्ज़ी से, लेकिन वो कोलैप्स ना हो। जैसा ये इन्फिनिटी वाला सवाल कोलैप्स हो गया, तो आप इस सारे सवालों के साथ ना अगर आप ये कंडीशंस लगा दें अपनी मर्ज़ी से जिसमें कोलैप्स ना हो सिस्टम आपका, तो वो आपके पास क्या कहते हैं ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएंगे। तमाम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर्स अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर दें कोई भी, और जिससे सिस्टम कोलैप्स ना हो, यानी कि आपका जवाब मौजूद हो, ये ना हो कि जैसा 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, वो फॉल्स था। तो जितने भी सवालात हमने हल किए हैं उन सब को आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा हम अगर करना चाहें, लेकिन यानी इसकी मिसालें जो सी हैं हर मेथड के ऊपर अप्लाई होती है। जितने, इसका मतलब है जितने हमने लेक्चर किए उतने मेथड भी किए हमने, और अगर मेथड किए हैं तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे इसको भी, और इसमें यानी इजाफा कर लेते हैं अपने उसमें, तो आप वहाँ पर उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद भी फर्स्ट ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर भी आप इस चीज़ का इजाफा करें तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के तो सवाल बेशुमार हमने करने, जितने लेक्चर्स हैं उतने ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इंशाल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से लेक्चर लेकर लास्ट लेक्चर तक करें। ये एक सीरीज़ है, वरना रैंडमली करेंगे तो सवाल आपको समझ नहीं आएंगे। अल्लाह हाफिज़।